नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे बजट को लेकर, जो कि पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा का पहला बजट और चारों तरफ इस बजट का स्वागत किया गया है। लोग मान रहे हैं कि ये बजट बंगाल को विकास की तरफ ले जाएगा और इसमें उत्तर बंगाल को कितना कुछ मिलने वाला है, क्या सिलीगुड़ी को मिलने वाला है, कितना ये बंगाल को आगे ले जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे सिलीगुड़ी के दिग्गज लोगों के साथ, जो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में अपने अपने क्षेत्र से जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है CA सरबजीत होरा जी, चेयरमैन ICAI। इसके अलावा हमारे साथ हैं नरेश अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट क्रेडाई, पास्ट चेयरमैन CII, और महेंद्र बंसल जी मेरे साथ हैं, जो तराई इंडियन प्लांटेशन एसोसिएशन के पास्ट चेयरमैन रहे हैं, और इसके साथ ही सिलीगुड़ी टी ऑक्शन कमेटी के भी वो हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं उज्जवल घोष जी, जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ यानी जॉइंट सेक्रेटरी हैं होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, और यंग का प्रतिनिधित्व करेंगे पीयूष केजरीवाल जी, जो चेयरमैन है यंग इंडियन के, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब हम इनसे जानेंगे सभी से कि इनके क्षेत्र में क्या क्या राय है इसको लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं CA से, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल बातें जो है, आर्थिक बातों का विश्लेषण सरबजीत जी अच्छा कर पाएंगे। तो सरबजीत से ही मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा। सरबजीत जी, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एक बजट मिला है पश्चिम बंगाल को कई सालों के बाद में, और पश्चिम बंगाल इससे आगे बढ़ेगा, तो आप कैसे देखते हैं इसको एक CA के नाते? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खबर समय का, और आपका भी सोनी जी, कि आपने मौका दिया यहाँ पर अपने थॉट्स को रखने का खबर समय के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपने अभी एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या समझते हैं इस बजट को लेके, कि इस बजट में एक्चुअली क्या है नहीं है, एक ओवरऑल एनालिसिस के ऊपर आप आपने। अच्छा इसका एनालिसिस कर पाएंगे, नहीं, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सर। सो मैं ये समझता हूँ कि एक बजट अब तब सक्सेसफुल बोलते हैं जब वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जहाँ पर जोर दिया जाए। सिर्फ वेलफेयर की बातें तो खैर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर स्कीम्स का ना हर वर्ग को, हर क्षेत्र को बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी जोर होना चाहिए। और इस बजट में कहीं ना कहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी चीज़ें देखी हैं, कि जैसे बहुत ही जो जिस चीज़ को हम सब आज डिस्कस कर रहे हैं वो मेट्रो रेल, कि सिलीगुड़ी टू जलपाईगुड़ी, जो कि एक बहुत दो कनेक्टिंग ट्विन सिटीज़ आप बोलिए, या सिटीज़ जो इंटरकनेक्टेड एक्चुअली हैं स्टार्टिंग से, उनके अंदर भी आप मेट्रो रेल आप अगर दोनों सिटीज़ को कनेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ओवरऑल। और एक जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो आसपास की इकोनॉमी डेवलप होती है, लैंड प्राइजेस में इफेक्ट आता है, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया गया है। मैं एक चीज़ और जो इस बजट में जो मैंने एक जो न्यू एज चीज़ें जो देखी। एक IT पार्क की भी बात की गई है। जी, IT पार्क की तो बात की गई है, जो नॉर्थ बंगाल में भी। इसके साथ साथ मैं जिस चीज़ को बताना चाह रहा था, जो डिस्कस करना, वो है GCC के बारे में, जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया है। ये बैंगलोर में अगर आप देखें, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सब सिटीज़ में GCC एक बैकएंड है, जो कि ग्लोबल के जितने भी बिजनेसेस हैं, MNCs हैं, उनका एक बैकएंड ऑफिस इंडिया में। और बैंगलोर इज़ नोन एज दी अनडिस्प्यूटेड कैपिटल ऑफ GCCs इन इंडिया। मोर देन 1000 यूनिट्स बैंगलोर में ही है। नेक्स्ट हैदराबाद आता है। तो उस ऑफिसेस को, उन टाइप के बिजनेस सेंटर्स को अगर हम कलकत्ता में, या सिर्फ कलकत्ता क्यों, हम सिलीगुड़ी में और भी जगहों में जो कि छोटे शहर हैं, Tier 3 Tier 2 सिटीज़ में अगर हम लेकर आते हैं, तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ से, जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आई एम श्योर वो वापस आना चाहेंगे बंगाल में, और वो वापस इन्हें एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी रोजगार देखेंगे। सृजन होगा, एब्सोल्युटली। तो लोगों को रोजगार मिलेगा। GCCs एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस अपने स्पीच में उन्होंने इसके बारे में स्ट्रेस किया है। साथ ही डेटा सेंटर्स, AI ड्रिवन, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये न्यू एज जो चीज़ें जो हम खोज रहे थे बजट में, इन चीज़ों के बारे में इस बार मैंने देखा कि इस बजट में इसे स्ट्रेस दिया गया है। बिल्कुल। नरेश जी से बात करेंगे। नरेश जी, आप क्रेडाई से हैं, तो आपको कितना फ़ायदा लग रहा है कि आपका जो क्षेत्र है उसमें कितना विकास होने वाला है? थैंक यू सोनी जी। सबसे पहले खबर समय को धन्यवाद कि आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे लोगों को बुला के जनता को चीज़ों से रूबरू कराते हैं।
इसके लिए मैं बिल्कुल, इस हमारा खबर समय उद्देश्य को भी यही है दर्शकों कि आप तक जो बजट की बारीकियां हैं वो पहुंचे, क्योंकि साधारणतः लोग बजट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, जो सामान्य लोग हैं। और हमारा यही प्रयास है कि जन जन तक पहुंचे कि आखिर क्या सरकार काम कर रही है, किन क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा, किन क्षेत्रों में आप अपना विकास के लिए आप पैसे लगा सकते हैं, ताकि और आने वाले समय में आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा, कहाँ कहाँ नौकरियाँ निकलने वाली है, कितनी नौकरी सरकार देने वाली है, ये सब बातों पर हम चर्चा करें। हाँ, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। नरेश जी। तो मैं क्रेडाई प्रेसिडेंट और सीआई पास चेयरमैन के हिसाब से इंडस्ट्री और रियल एस्टेट दोनों को कवर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम उत्तर बंगाल में रह रहे हैं, तो हमें उत्तर बंगाल के लिए क्या मिला है। आज जितने भी इन्होंने अपनी जो उनकी घोषणा पत्र थी बीजेपी की, फर्स्ट टाइम देखा गया कि सारे घोषणा पत्र की जितनी भी चीज़ें थी इन्होंने आज अपने बजट में उसको पेश की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बजट, ये एक ऐसा संतुलित बजट इन्होंने बनाया जिसमें कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रखा है, सोशल स्कीम्स को भी रखा है, और ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि किसी को एक दर्जे को उन्होंने प्रमोट किया है। ओवरऑल ये सारा बजट सारी इंडस्ट्रीज़ को अल्टीमेटली प्रमोट करेगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं उत्तर बंगाल में उन्होंने आईआईटी की घोषणा की है, आईआईएम की घोषणा की है, एम्स की घोषणा की है। उसके बाद में जो यहाँ का ऑलरेडी जो रेगुलर आईटी हब है जो माटीगाड़ा में, उसको और फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने लिखा है। 3 नगर पालिकाओं की तीन भी घोषणा नगर, की है। उसके अलावा ये जो तीनों नगर पालिका चाचल की है, प्लस हमारे गाजोल की है और शिव मंदिर की है। शिव मंदिर की नगर पालिका की डिमांड हमारी बहुत समय से थी, क्योंकि रियल एस्टेट का डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो सिलीगुड़ी सैचुरेटेड हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसके आसपास में माटीगाड़ा के एरिया में आज इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, उत्तरायण जैसी टाउनशिप आज माटीगाड़ा में आई हुई है, उसको लेके जो इन्होंने म्यूनसिपैलिटी जो अभी घोषित की है, इससे रियल एस्टेट बिजनेस को काफ़ी सारा बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा इन्होंने जो एक एजुकेशन के ऊपर में और बाकी की चीज़ों को जो नॉर्थ बंगाल पे इन्होंने फोकस किया, सिलीगुड़ी को ऑलरेडी स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन का यहाँ आना, गोरखपुर बनारस एक्सप्रेस हाईवे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इस तरह से देखते हुए पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम एक सिलीगुड़ी में आएगा, क्योंकि आज कई सालों से, पिछले 3-4 सालों से हम रियल एस्टेट में हम काफ़ी चीज़ों से भुगत रहे हैं कि ना हमारी प्राइसिंग बढ़ रही है, ना इतनी सेल है। हम आशा करते हैं कि अब ये जो बजट आया है, इस बजट से जो बूम आएगा उसमें हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले साल हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई। हमारे पास कोई भी तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी। इस बार इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्रियल फंड इन्होंने घोषित किया है, जिसको चूँकि सरकार अभी नहीं आई है तो कोई भी स्कीम बनाने में समय लगता है। जो इन्होंने अपने बजट में घोषणा की है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आएंगे, हम इसका भी स्वागत करते हैं। और बाकी की आज नॉर्थ बंगाल में पूरे में हर जगह पे जैसे मेडिकल कॉलेज, एक 3 मेडिकल कॉलेज का इन्होंने घोषणा की है। और एक सबसे बड़ा है कि स्पोर्ट्स को लेके इन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और जो आधुनिकतम जो स्टेडियम बनाएंगे, स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये सब चीज़ें, जितनी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें जो आ रही है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, साथ साथ में आसपास का जो एरिया है वो इतना डेवलप होगा। तो हम उत्साहित है इन सब चीज़ों को आते हुए, बनते हुए देखने में, और आशा करते हैं कि इससे हमारा रियल एस्टेट और बाकी की जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी डेवलप होगी। एमएसएमई को लेके भी इन्होंने काफ़ी सारे प्लान किए हुए हैं, जो हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में वो सारी स्कीम लॉन्च होगी और उसके हम सब लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, लग रहा है कि जो बातें सुन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है उत्तर बंगाल का, जैसे कि नरेश जी बता रहे हैं। और 2 युवा भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले महेंद्र जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि टी इंडस्ट्री और चाय बागान यहाँ की जान है पूरे उत्तर बंगाल की। तराई और डुवार्स की बात करें, पर्वतीय बात करें, और महेंद्र जी जुड़े हुए हैं इससे, टी प्लांटर्स एसोसिएशन से, उनके चेयरमैन रह चुके हैं ना, अभी शायद हैं, अभी हैं। तो महेंद्र जी, आप कैसे देखते हो इस बजट में विशेषकर टी इंडस्ट्री के लिए कुछ विशेष है? नमस्कार सोनी जी, धन्यवाद आपको और खबर समय को धन्यवाद, हमें आज की इस सभा में उपस्थित होने का और अपने विचार रखने का आपने मौका दिया। मैं सबसे पहले नई जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में, मैं स्वागत करता हूँ इस सरकार का। और मेरे मन में ये विचार है कि ये सरकार बंगाल के लिए, बंगाल के उन्नति के लिए बहुत अच्छा काम करेगी।
और जो भी अभी बजट में अनाउंस हुआ है उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जनता के लिए बहुत सुविधाएं यहाँ होंगी, रोजगार भी पैदा होंगे। और जहाँ तक हमारी चाय की इंडस्ट्री का संबंध है, बजट से पहले ही चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने चाय उद्योग के लिए अनाउंस किया था कि चाय उद्योग में आसाम मॉडल के हिसाब से हमें यहाँ पे सुविधाएं देंगे, जो आसाम को मिल रही है वो यहाँ भी मिलेगी। ये बजट से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था, इसके लिए कमेटी भी बना दी गई थी। उसके अलावा उन्होंने पहले ही एक अनाउंस कर दिया गया था कि जो रुपए बंगाल सरकार के पास पड़े हुए थे, जो उन्होंने उपयोग नहीं किए थे, 314 करोड़ जो लेबर लोगों के लिए आए थे, वो रुपए यहाँ बंगाल में चाय बागानों पे खर्च किए जाएंगे। तो मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि ये रुपयों को कैश के रूप में नहीं दे करके इससे वहाँ का लेबर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है, उसको ठीक किया जाए। जैसे उनके लेबर क्वार्टर्स की हालत, पीने के पानी की ज़रूरत, वहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं, स्कूल बस की सुविधाएं, वहाँ पे स्कूल की कंडीशन, और इस तरह की लेबर के लिए जो दैनिक उपयोग में आने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा मजबूत किया जाए, उनको ज़्यादा सुविधाएं दिया जाए और उनका जीवन को बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा मैं चाय के उद्योग के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी चाय का उद्योग की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो नई सरकार अभी अभी आई है, मैं चाहता हूँ कि नई सरकार चाय के उद्योग को देखेगी और चाय के उद्योग के लिए, उन्नति के लिए और इसके सर्वाइवल के लिए अच्छा काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरे को एक बात और कहनी थी कि जिस तरह साउथ बंगाल में और नॉर्थ बंगाल में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ भी हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ डीवीसी के कारण साउथ बंगाल में बहुत सस्ती रेट में दी जा रही है। यदि हम लोगों को यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री को लाना है तो यहाँ भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड अच्छा आना चाहिए, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये बीजेपी सरकार जरूर करेगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं अब युवा आ गए हैं उज्जवल, मैं कहूँगा उज्जवल से बात करूँ, उज्जवल घोष से, जो कि होटल व्यवसाय से जुड़े हैं और जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं होटेलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। उज्जवल जी, कैसा भविष्य लग रहा है? उज्जवल आपकी तरह रहेगा होटल विशेषकर, क्योंकि होटल जब कहते हैं तो आता है टूरिज्म, और टूरिज्म जैसे मैंने कहा ना, यहाँ तो 3T टिम्बर, टी एंड टूरिज्म उस पर टिका है, और टूरिज्म की बात करेंगे तो होटल ही उसकी आधारशिला है। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है इस बजट में? क्योंकि शायद मुझे जहाँ तक पड़ा कि 6,000 करोड़ शायद इसको दिए गए हैं, 6 या 4,000 करोड़ दिए गए हैं, 600 करोड़ सॉरी टूरिज्म को दिए गए हैं। धन्यवाद खबर समय को और धन्यवाद सोनी जी को। पहला बात ये है कि ये जो बजट है ये एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है, और ये तभी संभव हुआ जब डबल इंजन सरकार बना। तो डबल इंजन की तो है फिलहाल बना, इसलिए संभव है। पिछला जो सरकार था वो हम लोग का बातें सुन ही नहीं रही थी, और ये हम लोग का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था। जैसे हम लोग ने बोला था कि डायरेक्ट टूरिज्म में आपका यहाँ पे एक चीज़ क्या है, जैसे हमारा स्पोर्ट्स टूरिज्म होगा। सो स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए यहाँ पे 2 अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, एक इंडोर और एक आउटडोर स्टेडियम बनेंगे सिलीगुड़ी के आसपास, या सिलीगुड़ी शहर में तो जगह नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल सिलीगुड़ी का आसपास का इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करेगा। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा हो गया मेडिकल टूरिज्म, ये हमारा लॉन्ग पेंडिंग ये भी डिमांड था। एम्स जो रायगंज में बनने वाला था, पिछला सरकार इसको कल्याण में शिफ्ट कर दिया। ये रायगंज की जगह अभी नॉर्थ बंगाल का, ये सिलीगुड़ी का आसपास में बनेगा। मतलब नॉर्थ बंगाल एम्स, नॉर्थ बंगाल में कहीं ना कहीं एम्स होगा। तो एम्स जहाँ होगा, एंसिलरी होटल्स यूनिट सारा चीज़ ये बनते रहेगा। इसमें मेडिकल टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, और मेडिकल टूरिज्म का बढ़ावा मतलब हो गया आपका ओवरऑल 2 चीज़ आते हैं, एक मेडिकल और एक उसके साथ में टूरिज्म। ये 2 चीज़ हम लोगों को मिलेगा। और उसके साथ में और एक चीज़ क्या है, जैसे हमारे नरेश जी ने बोला, सर्वजीत ने भी बोला कि ट्विन सिटीज़ का कनेक्टिविटी बनेगा, मेट्रोज। सिर्फ कनेक्टिविटी के साथ आप देखेंगे कि टोटल इकोनॉमी बैलेंस कैसे होता है या इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा,
छोटे छोटे जगह से आपको शॉर्ट कनेक्टिविटी के साथ बहुत सारा ट्रेडर्स भी यहाँ पे वो व्यवसाय बढ़ेगा उनका। तो ट्रेडर्स का मतलब मनी सर्कुलेशन ओवरऑल मार्केट में बढ़ेगा। तो जब मनी सर्कुलेशन बढ़ता है तो सिर्फ होटल्स नहीं, हर बिजनेस, पान दुकान से लेके 5 स्टार होटल्स, हर किसी को ये पैसा घूमते रहता है, ये सारा चीज़ आते रहता है। उसके साथ हमारा यहाँ पे सिलीगुड़ी का एक तो डिमांड था जो हमने माननीय गजेंद्र सिंह चौहान जी को मैंने उनको बोला था, वो टूरिज्म मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, उनको जस्ट इलेक्शन से पहले वो हमारे साथ मीटिंग में बैठे थे। तो हमने बोला था कि ये महानंदा नदी को लेके, महानंदा नदी को लेके यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हैं। एक हो गया वाराणसी जैसा घाट बनना, तो इसमें क्या होगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। तो रिलीजियस टूरिज्म सिर्फ एक मंदिर होने से या फिर नहीं, ये ओवरऑल सब कुछ इम्पैक्टेड होता है। तो मेरा ख्याल से ये अगला बजट में हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि इस साल हम लोग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा बजट सिलीगुड़ी शहर या नॉर्थ बंगाल के लिए हम लोग को मिलेगा, स्पेशली टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट मिला है। और रिलीजियस टूरिज्म अगर हमारा बढ़ावा बनता है, उसके साथ में हमारा जो होगा एडवेंचर स्पोर्ट टूरिज्म, वो भी हम महानंदा नदी को जो शहर का बीचों बीच गया है उसको लेके हम लोग प्लान कर सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, तो देखते हैं, हम आशावादी हैं। ये वाला तो अनएक्सपेक्टेड। लेकिन उज्जवल जी, जितनी भी अभी हम घोषणाएं देख रहे हैं बजट में, लेकिन ये एक है कि ये सभी लॉन्ग टर्म है। कोई चाहेगा कि साल 6 महीने में पूरी हो जाए तो नहीं होगा। चाहिए आप नगर पालिका की बात कर लो, चाहिए आप एम्स की बात कर लो, चाहिए आप IIT पार्क की बात कर लो, चाहिए आप मेट्रो की बात कर लो। और मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी योजनाएं 8-10 साल के पहले कहीं कंप्लीट होती। देखिए, 5 साल तो लग ही जाएंगे कम से कम। देश एक दिन में नहीं बनता है, तो हम लोगों को भी लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए। शहर सिलीगुड़ी शहर एक दिन में नहीं बना है। आप 25 साल पुराना शहर देखो, और नरेश जी हमारे बगल में बैठे हैं, इन्होंने जो डेवलपमेंट किया, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है और या इनके साथ जो बिजनेस कम्युनिटी जुड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। जैसे आप बोल रहे हो नगर पालिका बात, नगर पालिका सिलीगुड़ी पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पहले म्युनिसिपैलिटी था, सिर्फ 11 या 15 वार्ड था, अभी 47 वार्ड है। इसके साथ और एक तो डिमांड सिलीगुड़ी के नागरिक होने के साथ साथ हम पेश करना चाहते हैं। डाबग्राम फुलबारी का जो इलाका है, जो एडेड वार्ड 14 अंदर आया है, मतलब सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में, वो बढ़ के 80 होना चाहिए। हाँ, ये डाबग्राम फुलबारी पूरा सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अंदर में आना चाहिए। उसके लिए अलग मांग की गई थी, लेकिन नहीं होता है, तो शायद इसके अंदर में ले लेना तो चाहिए। ये रेवेन्यू फैक्टर्स भी आ जाते हैं वहां पे। तो शहर जिसका ग्रोथ है, मतलब जैसे 4-4.5 किलोमीटर में आपको ईस्टर्न बाईपास मिल जाएगा अगर आप सिटी से बात करोगे, तो ये धीरे धीरे हुआ है, ये एक दिन में तो हुआ नहीं। अभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं आई है, आप अगर चाहें कि एक दिन में कंप्लीट होगा या साल 6 महीने में नहीं, ये सभी लंबी परियोजनाएं हैं और इसका लाभ आपको धीरे धीरे मिलने वाला है। और जब यहाँ पर इतनी चीज़ें आ रही हैं तो नो डाउट, जैसे कि कहा अभी उज्जवल ने, कि पैसे आएंगे और पैसे यहीं पर घूमते रहेंगे, वो सारे के सारे जो है। अब बात करेंगे युवाओं की। मेरे साथ यंग इंडियंस की तरफ से है पीयूष केजरीवाल जी। आप पीयूष जी, यंग लोग के लिए इस बजट में बहुत कुछ लग रहा है। नौकरी की बात की गई है, 1 लाख नौकरी सरकार देंगी, और जो कह रहा है कि महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। आपकी क्या राय है? नमस्कार सोनी साहब, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और खबर समय को भी धन्यवाद। बहुत ही वेल बैलेंस बजट है, मैं बोलूँगा। कोई भी, जैसे नरेश जी ने भी बोला, सभी ने बोला कि किसी एक सेक्टर को ध्यान में नहीं रख के ओवरऑल डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट इसमें हो रही है। और जो 1 लाख नौकरियों की बात की गई है, ये तो बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है। यहाँ पर अगर 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी तो उनके परिवार चलेंगे, तो आगे एक इकोनॉमी में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक खुशनुमा माहौल बनेगा, तो हर आदमी उसमें ग्रो करेगा, प्रोग्रेस मिलेगी उसको। इसके अलावा जैसा कि उज्जवल जी ने भी कहा कि एक मेडिकल टूरिज्म की बात करें या एक एजुकेशनल हब की बात करें, तो नॉर्थ बंगाल हमेशा नेग्लेक्टेड रहा है इन सब चीज़ों में। गवर्नमेंट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बहुत कम था, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। तो इन सब क्षेत्रों में एक अनाउंसमेंट होने से इतनी पॉजिटिविटी है, तो लोग, मुझे लगता है कि 5-10 सालों को नहीं देखेंगे, उसको ऑन ग्राउंड एक्टिविटी देखेंगे और इसके परिणाम अच्छे आएंगे। हाँ, अगर एक, जैसे कि एक इमेज है कि बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ भी जाती है तो एक प्रो डेवलपमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से उसको देखा जाता है, विकासशील गवर्नमेंट के हिसाब से उसको देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो बाकी स्टेट की जो इमेज है वो यहाँ पर भी प्ले करेगी,
और जो भी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म जितनी भी स्कीम्स है वो सारी स्कीम्स वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, उतारेंगे ज़मीन पर, और वो देख करके ही मुझे लगता है लोग उस उम्मीद में और उस आशा से उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो महंगाई भत्ता की बात है, देखिए जो 3,000 रुपये में बेरोजगारी भत्ता जो उनका आया है, तो ये भी बहुत वेलकम स्टेप है। हालांकि इसको शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवा टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए हर युवा को नौकरी मिले, हाँ। जॉब मिले, रोजगार मिले। और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की नई नई स्कीम्स हैं जिसमें हर युवा, हर जो एम्स आ रहे हैं या जो IIT आ रही हैं, उनसे जो पढ़ के निकले उनको यहीं पे नौकरी मिले, ताकि वो अपना जीवन यहीं आगे प्लान कर सकें। धन्यवाद। तो फिर एक बार आ जाते हैं सरबजीत जी के पास में। यहीं से शुरुआत हुई थी, तो सरबजीत जी क्या बोलोगे? पूरे सबकी चर्चा आपने सुन रही है, ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे इस बजट को लेकर? देखिए, ओवरऑल मैंने जितना भी मैंने जो स्टार्टिंग में जो बात बोली थी, पब्लिक वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं वापस अभी हमने भी जितनी बातें की है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, पब्लिक वेलफेयर जैसे अभी यूथ के बारे में इन्होंने बताया, तो इन सब ये दो जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, ये बजट भी उसी के अराउंड है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, जो एक हेरिटेज स्टॉक एक्सचेंज है जिनको हम इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, 118 साल हो गए, बट दैट वाज नॉट, वो एक कगार है बंद होने के। सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उसे भी रिवाइव करेंगे, विच इज़ अ वेलकम मूव, क्योंकि एक खुद में एक स्टेट का खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज होना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सरबजीत जी कह सकते हैं पूरा कि जो पिछड़ रहा था उत्तर बंगाल, और बंगाल की भी हालत ठीक नहीं थी, तो ऐसे में ये बजट बंगाल के लिए विकास की तरफ ले जाएगा पूरी तरह से। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ढांचागत विकास इसका होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब ये रिक्वायरमेंट है, जैसे जितने भी हमने बातें सुनी, आपने भी बोला कि इम्प्लीमेंटेशन वाली बात आपने भी बोली है, तो अब यहाँ पर वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से, किस रूप से होता है, जल्दी होता है, उसकी गति क्या एब्सोल्युटली होती है। एब्सोल्युटली। तो हम भी वेट कर रहे हैं। तो पहले भी बहुत कुछ हो चुकी है, बजट में आते रहे, हाँ, आपने भी कई सरकारें देखी, हमने भी कई सरकार देखी, लेकिन हम मान सकते हैं कि नई सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बहुत जल्दी होगा विकास की बयार में। एक मैं छोटा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने जब बजट स्पीच को पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा ये देख के, जो पी टैक्स की स्लैब्स को इंक्रीज़ किया है, दैट वो हम सब ने सुना उसके बारे में। उसके नीचे एक पैराग्राफ में और एक लिखा हुआ है कि BSF के ऊपर पी टैक्स पहले लागू होता था, उसे अब एग्जेम्पशन किया गया है, तो BSF के जितने भी अब पर्सनल हैं उन्हें अब पी टैक्स नहीं लगेगा स्टेट में, विच इज़ अ वेलकम मूव आई थिंक। ये अच्छी बात है। नरेश जी, आपसे पूछूं, अब जब कहा गया कि आसपास में बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है, मेट्रो आ रही है, नई नगर पालिका बन रही है और एम्स आएंगे, तो ऐसे में तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कितनी खुशी होगी आपके क्रेडाई के लोगों को? आपको मेरा चेहरा देख के ही समझ में आ रहा होगा कितनी खुशी हो रही है। ये पिछली विजिट में जब सपन दास गुप्ता जी यहाँ आए थे, उत्तर कन्या में हम लोग की एक मीटिंग थी जिसमें हमने पी टैक्स का इशू रेज़ किया था, और भी जितने इश्यूज रेज़ किए थे उसमें से अराउंड 50% उन्होंने इस बजट में एलोकेट किया है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना भूल गया था, अर्बन सीलिंग एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है जो बंगाल में इतने सालों से चलते आ रहा है, 75 सालों से, और वो एक्ट को वो रिमूव करने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज़ को 24 एकड़ से ऊपर की लैंड मिनिमम, किसी को 100 एकड़, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 500 एकड़ की लैंड रिक्वायर्ड होती है, और उसके लिए अलग से परमिशन लेना, ये वो बहुत तरह की परेशानियाँ थी। इसको ये सरकार अभी कुछ दिनों में ही उसको तय करके उस अर्बन सीलिंग एक्ट को हटाएगी। क्वेश्चन करूँगा कि इससे पहले देखा जा रहा था कि ज़मीनों के मामले में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा था, सिंडिकेट जैसे लोग भी आ जा रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, उसमें कितनी निजात मिलती है? अभी जिस तरह से इन्होंने कहा भी है कि सिंडिकेट को लेकर एक अलग से कानून बनाया, ये बहुत बड़ा नियम जो बनाने जा रहे हैं सिंडिकेट को, प्लस इन्होंने कहा कि जितनी भी ये जो रिकॉर्ड्स है, हमने इनको रिक्वेस्ट की थी इसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए, जो इन्होंने कहा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर में अपने जो नॉर्थ बंगाल के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके रिकॉर्ड्स को फास्ट ट्रैक पे डिजिटलाइज कर देंगे। रिकॉर्ड एक बार अगर डिजिटलाइज हो जाते हैं और वहाँ की जो सिचुएशन है ऑफिस की वो अगर बेहतर हो जाती है, तो मेरे ख्याल से जो फर्जीवाड़े जो हो रहे हैं ये फर्जीवाड़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ऐसे भी जैसे ही सरकार ने ये मूवमेंट लिया है, आप देखेंगे पूरे बंगाल में लोग छिपते हुए नज़र आ रहे हैं।
जो इस तरह के कार्य से लिप्त थे वो एक अपनी जगह पे छुपते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक हमारे लिए बहुत राहत की सांस है कि ना हमें पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, ना प्रशासन के पास जाना पड़ रहा है, लोग खुद ब खुद ही भाग रहे हैं। तो ये पहले सुनवाई नहीं होती थी। लैंड के मामले में हम लोग थाने में जाते थे तो वो बोलते थे कि इस फाइल को आप साइड रख दीजिए कि लैंड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और इस तरह से सिलीगुड़ी का इन्होंने जो इंडस्ट्रियल हब बनाने की जो अभी जो अनाउंसमेंट किया है, तो पूरे उत्तर बंगाल ने बीजेपी सरकार को बहुत कुछ दिया है। उसी तरह से हमारे जितने लीडर्स थे यहाँ पर, चाहे हमारे एमपी राजू बिस्टा जी है, शंकर घोष जी है, निशित प्रामाणिक जी है, इन्होंने जो जो वायदे हमको इलेक्शन के टाइम में किए थे आज वो हमको वो पूर्ण नज़र होते हुए आ रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं घटेगी, सबने कहा है 5 साल लगे या 3 साल लगे। प्रोजेक्ट मेरे को लगता है कि अगले साल से शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से इनकी आज से ज़मीनों की छानबीन शुरू हुई है। तो ये हम इनको वेलकम करते हैं, सरकार के इस मुद्दे को वेलकम करते हैं। प्लस हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उत्तर बंगाल की आवाज़ को आपने इस लेवल तक पहुंचाया है। बिल्कुल। उज्ज्वल जी कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में? देखिए, और एक घोषणा हुआ है कि कल डीए 20% का डीए इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, बस सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी में। नॉर्थ बंगाल में मैक्सिमम जो घूमने आते हैं वो सरकारी नौकरी वाले घूमने आते हैं। तो ये जो पैसा उनको एक साथ में मिलेगा या फिर 2-3 फेज में मिलेंगे, इधर आएगा, ये एकदम टूरिज्म में तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, इधर आएगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करेगा, क्योंकि सिर्फ टूरिज्म नहीं है। एक होटल में जो आके रुकते हैं बाहर का लोग, जैसे मैं पहले भी कह चुका है कि कोविड का टाइम में बाहर का आदमी नहीं आ रहा था, तो बाहर का कोई अगर नहीं आते हैं तो फिर लोकल इकोनॉमी ठप बन जाता है। जैसे पहाड़ में कोई अगर झमेला है या डिस्टर्बेंस था जो नहीं हुआ काफ़ी दिन, थैंक गॉड, वो जब भी झमेला होता था तो फिर सिलीगुड़ी स्टैंड स्टिल में आ जाता था। तो वो चीज़ नहीं आए, पीसफुल सिचुएशन है अभी। और अभी तो नॉर्थ बंगाल, जैसे दादा ने बोला है कि नॉर्थ बंगाल पिछला 10 साल 15 साल से बीजेपी को दे रहा है सीट्स। यहाँ से सबसे ज़्यादा मिला था, साउथ बंगाल से नहीं मिला था। इस बार भी मंत्री भी सबसे ज़्यादा इधर से है, 10 मंत्री, एक स्पीकर भी यहाँ से है। तो पॉजिटिव स्टेप है और विजनरी लीडर्स भी है। जनता ने पार्टी का ख्याल रखा और पार्टी ने जनता का ख्याल रखा। वो वाइस वर्सा होना ही चाहिए, वैसे ही होना चाहिए वाइस वर्सा। तो उस हिसाब से इस बार यहाँ का विजनरी लीडरशिप भी अच्छा है। जैसे यहाँ का जो लोकल एमएलए है डॉक्टर शंकर घोष है, या फिर निशित प्रामाणिक जी है, या फिर राजू बिस्ता जी, जैसे दादा ने बोला, विजनरी है। तो इनको विजन है कि कैसे, जैसे दार्जिलिंग का जो रास्ता हो रहा है, सब रिपीट हो गए, दोबारा जीते, कुछ ना कुछ है तभी तो दोबारा सारे के सारे सांसद एकदम एकदम एकदम। तो ये ओवरऑल जो चीज़ है वो सिलीगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी के आसपास का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये होगा। पीयूष जी, मैं बात कर रहा था ये सिंडिकेट, दो छोटे तबके के लोग हैं जो नौकरियां करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो स्टेशनों पर लगाते हैं, सड़क किनारे लगाते हैं, ऐसे में सिंडिकेट अवैध उगाही का उनको बहुत सामना करना पड़ रहा था। इसको आप कैसे देखते हो? अगर ये कानून बन जाता तो कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, बड़े लोग तो अपनी समस्या को सुलझा लेते थे, ले भी लेते थे, लेकिन छोटे लोग कहाँ जाते? डेफिनेटली मिलेगा। और एक जब प्रो पीपल गवर्नमेंट रहती है तो हर तबके के आदमी को उनसे उम्मीद रहती है। और मैं समझता हूँ कि जब सिंडिकेट हटेगी तो उनको भी एक हिम्मत बढ़ेगी कि हम और सही तरीके से अपनी दुकानें लगाएं और लॉन्ग टर्म विजन लेकर के बिजनेस करें। अभी वो रोज ठेला लगाते हैं और कल उनको मालूम नहीं है कि हमको आज कल यहाँ लगाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लगाना है तो पैसा दे के जाओ, पैसा दे के जाओ, 400 500 रुपए। हाँ, मतलब वो रोज का एक, अगर उनको बल्ब भी जलाना है तो किसी लोकल नेता से पूछ के उसको परमिशन लेनी है, उसको कुछ उसमें देना था। तो ये सब चीज़ें अगर कम होंगी, एक लोअर लेवल में अगर कम होंगी, तो डेफिनेटली वहाँ से भी एक पॉजिटिविटी आएगी। और वो बिजनेस अगर इस्टेब्लिश होंगे यहाँ पे, तो एक एमएसएमई के नज़रिए से देखें तो एक छोटे बिजनेस जब बढ़ेंगे तो फिर वही आगे चल के ग्रो करके बड़े बिजनेस बनेंगे। और वो लोग आएंगे मेन स्ट्रीम बिजनेस में जो कि उस बिजनेस को नहीं कर पा रहे थे और फिर वो गलत लाइन पकड़ रहे थे, चाहे ड्रग्स का लाइन हो, चाहे गुंडागर्दी का लाइन हो। तो वो कहीं ना कहीं जब मजबूर हो रहे थे उस लाइन को पकड़ने में, अगर वो उस लाइन को छोड़ के सही करेक्ट लाइन ऑफ बिजनेस को जब पकड़ेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें बंद होंगी। बिल्कुल। महेंद्र जी, अब हम चाय छोड़ दें और आपसे बोलें कि अब इस पूरे बजट पर आपकी क्या राय है? एक सीनियरिटी के नाते भी आप कैसे देखते हो? बंगाल में बहुत वर्षों के बाद कह सकते हैं कि अच्छा बजट आया है। देखिए, इस इलेक्शन से पहले
बीजेपी की तरफ से सभाएं की गई। उस एक सभा में मैंने बोला, चूंकि उत्तर बंगाल की तरफ से हमेशा हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, उसी लिए पिछली सरकार ने हमें नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ बंगाल बना के रखा हुआ था। तो अभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ पुरस्कार बीजेपी की सरकार से जो मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, और नॉर्थ बंगाल उचित रूप से एक उन्नतशील एरिया बने और बनेगा, ये मेरी भावना है, ये मेरा विश्वास है। क्या कहा महेंद्र जी आपने? नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ बंगाल बना के रखा था, और अभी मैं चाहता हूँ कि ये सुनहरा बंगाल बने। तो बहुत अच्छी बात कही महेंद्र जी ने, और आपने सुनी। देखिए, चर्चा के लिए तो बहुत बड़ी चर्चा है, हम 3 घंटा भी कर ले तो भी इसमें विराम नहीं लगने वाला है। लेकिन बात यही सामने आती है कि वर्षों के बाद एक पूर्ण बजट आया है, बंगाल के लिए विकास को तरफ ले जाएगा। हमने जितने भी लोगों से बात की, आज हमारे साथ ये भी चाय बैठे हैं, सामान्य लोगों की, हमने बहुत से लोगों की राय आप तक पहुंचाई, और सभी लोगों ने इस बजट का स्वागत किया है और कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बंगाल का जो विकास होगा वह ढांचागत विकास होगा, यानी कि स्थिर विकास आएगा। केवल तुरंत जो घोषणाएं करते हैं, भाई तुरंत दे दिया, ये दे दिया, वो खुश हो गए, ऐसे रेवड़ी नहीं बांटी गई है, बल्कि विकास की बातें गई है और स्थायी विकास की बातें की गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये बजट इम्प्लीमेंट होता है और इस पर काम ईमानदारी से होता है तो आने वाले समय में एक नए बंगाल का उदय होता दिखाई देगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।